Hello, this is Vikram Verma from New St. Stephen Public School, Unit 3rd, and today I am going to finish the chapter of class 9, that is what is democracy and why is democracy. This is second video of the same chapter. So, this is the second video of the chapter of class 9 political science. What is democracy and why democracy? In the previous video we have discussed about what is democracy and why we need democracy, what are the different type of democracy है ना, and what are the features of democracy, characteristic of democracy, how we recognize that a particular country following that democracy or not. So these are the things that we have already discussed in our previous video है ना, and we have a few example of the countries that was not democratic at particular time. So let's just take a case study of Pakistan, and as you can see on the screen, the case study of Pakistan. We start with the General Parvez Musharraf. So the story start with him, as the General Parvez Musharraf led a army coup in October 1999. So let me tell you what is an army coup. आर्मी कूप क्या होता है, ठीक है. अ कूप ऑर्गेनाइज एंड कैरिड आउट बाय द मेंबर ऑफ इट्स आर्म फोर्स. तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड एंड कैरिड आउट बाय द मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, है ना. एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइज्ड होता है आर्म फोर्स के मेंबर्स के द्वारा, है ना. तो इसी को हम कूप कह सकते हैं, यहाँ पर मिलिट्री कूप कह सकते हैं. So, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. He overthrown the democratically elected government. तो जो पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसको ओवरथ्रोन कर दिया, मतलब उसको हटा दिया, है ना. ही डिक्लेयर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, है ना. उनको इलेक्टेड कर दिया, उनको डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया, है ना, कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कंट्री के, है ना. ही विल रन द कंट्री नाउ, है ना, विदाउट एनी इलेक्शन. इन 2002 ही चेंज हिज पोजीशन टू प्रेसिडेंट. 2002 में उन्होंने अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करके प्रेसिडेंट की पोजीशन कर दिया, है ना. ही हेल्ड a referendum 5-year extension. So the word referendum. So in Pakistan, General Pervez Musharraf led a army coup in October 1999. He overthrown the democratically elected government. तो वहाँ की जो डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट थी, है ना, उसको उन्होंने ओवरथ्रोन कर दिया, मतलब हटा दिया, विद बाय यूजिंग हिज मिलिट्री कूप, विद यूजिंग हिज मिलिट्री पावर, है ना. बिकॉज एट द टाइम जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो हेड थे अपने मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वही ये कह सकते हैं कि अपनी कंट्री के हेड थे वो, है ना, मिलिट्री के, है ना. तो उन्होंने ओवरथ्रोन कर दिया डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट को वहाँ की, पाकिस्तान की, है ना. और उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कंट्री के, एंड ही विल टेक ऑल द डिसीजन ऑफ द कंट्री, है ना. 2002 में ही चेंज हिज पोजीशन टू प्रेसिडेंट, और 2002 में उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज करके प्रेसिडेंट की पोजीशन किया, है ना. देन ही हेल्ड अ रेफरेंडम 5-year एक्सटेंशन. सो लेट मी टेल यू बेटा कि व्हाट इज़ रेफरेंडम एक्चुअली होता क्या है. सो एंड ओकेजनली व्हेन ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री कैन वोट ऑन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसको हम जनमत संग्रह भी कहते हैं, है ना. एक मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारी कंट्री के सभी लोग, है ना, किसी पॉलिटिकल क्वेश्चन को लेके पर्टिकुलर उस पर हम वोट करते हैं, तो वो रेफरेंडम कहलाता है ना. तो इस प्रकार से जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने रेफरेंडम यानी कि वोटिंग कराई लोगों के द्वारा, ठीक है, और वो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बन गए. Media, human rights organization, democratic activist said referendum was based on malpractice and fraud, ठीक है. तो वहाँ की जो पाकिस्तान की मीडिया थी, ठीक है ना, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस थी, डेमोक्रेटिक
एक्टिविस्ट थे, है ना, उन सब का यही कहना था कि जो रेफरेंडम यानी कि जो जनमत हुआ है, जनमत संग्रह यानी कि जो वोटिंग हुई है लोगों के द्वारा, वो सब फ्रॉड हुई है, यानी कि सब गलत हुई है ना। उन्होंने फ्रॉड किया है, गलत तरीके यूज़ किए हैं उस वोटिंग को जीतने के लिए, बूथ कैप्चरिंग और भी बहुत सारे तरीके हैं, फ्रॉड तरीके हैं जो उन्होंने यूज़ किए हैं, जो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आगे जाके, है ना। तो वो उन्होंने यूज़ किए हैं इलेक्शन को जीतने के लिए, ठीक है, इलेक्शन नहीं कहेंगे, रेफरेंडम, जनमत को जीतने के लिए, है ना। इन अगस्त 2002 ही इशूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 2002 अगस्त में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, उसको चेंज किया, है ना। इस ऑर्डर के हिसाब से प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविजनल असेंबली, ठीक है ना। तो उस ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान, अब प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो नेशनल या प्रोविजनल जो भी असेंबलीज होती हैं, है ना, यानी कि जो भी हमारी सभाएं होती हैं डेमोक्रेसी में, है ना, उन सारी सभाओं को वो क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, मतलब उनका ऑर्डर वो चाहे तो नहीं माने, ठीक है। तो उन्होंने इस प्रकार का एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, और उस अमेंडमेंट की वजह से अब प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल एक पोस्ट हो गई उनकी कंट्री की, है ना, जो कि वो खुद था उस समय, ठीक है ना। द वर्क ऑफ द सिविलियन cabinet supervised by the National Security Council dominated by military officers. After passing this law, the election held to the National and State Assembly. The elected representative have some power, but finally power rests with the military officers and the general परवेज़ मुशर्रफ, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने देखा, है ना। और ये अब आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है इसमें, है ना। यू हैव टू फाइंड आउट द फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी एंड फाइंड आउट विच एक्सपेक्टेड वायलेटेड इन दिस केस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो हमने अभी केस स्टडी पढ़ी है, उसमें ऐसे कौन से फीचर हैं डेमोक्रेसी के, है ना, जिनको ओवरलुक कर दिया गया, है ना, जिनको तोड़ा गया, वायलेटेड किया गया, है ना। दिस इज़ योर होमवर्क, यू नीड टू फाइंड आउट दैट ऑल्सो। Now let's just see the case study of China. So in China, elections are regularly held after 5 years for electing the country's parliament. That is Quango, Remin, Debayo, Dahui, that is the National People Congress. They have the power to appoint the president. Now, it have nearly 3,000 people elected from all parts of China. Some members are elected by the army. Before contesting the election, the candidate need the approval of Chinese Communist Party. ठीक है, only those who member in Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 to 2003. The government is always formed by the Communist Party, ठीक है। सो हमने अभी यहाँ पर देखा चाइना का केस। चाइना में जो अब हमें यहाँ पे ये मूल्यांकन करना है, ये वैल्यूएशन करना है कि जो चाइना में हो रहा था 2002 और 2003 तक, ये सारी मैंने अभी केस स्टडी पढ़ी है, तो दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक और नॉट, ठीक है। कि जैसे कि गवर्नमेंट जो हमेशा फॉर्म होती थी वो कम्युनिस्ट पार्टी से होती थी, ठीक है ना। अच्छा, और इसमें ये भी था कि कंटेस्टेंट को इलेक्शन लड़ने से पहले, है ना, अप्रूवल लेना होता था चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से, ठीक है। कुछ मेंबर जो होते थे वो इलेक्टेड होते थे आर्मी द्वारा, ठीक है, और दे हैव द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री के क्राइटेरिया में आती हैं या नहीं आती हैं, है ना, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि इलेक्शन जो है वो कंटेस्टेंट होते हैं अमंग द पार्टिसिपेंट्स, और अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आपको कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बस वो फॉलो करने हैं, उसके अलावा आपको किसी भी पार्टी से कोई भी अप्रूवल नहीं लेना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली कह सकते हैं दैट इज़ डेमोक्रेसी इज़ नॉट फॉलो इन चाइना एट दैट टाइम इन 2002 and 2003. And now
Students, your homework is you need to check this incident along with the feature of democracy and find out which aspect आर वायलेटेड, है ना। तो आपको क्या देखना है कि जो इंसिडेंट मैंने बताया है ना, इसको फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ आपको कंपेयर करना है और ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से पहलू हैं जो डेमोक्रेसी के अंदर नहीं आते, ठीक है, और कौन से ऐसे पहलू हैं जो फॉलो होने चाहिए थे इन एज एन डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है ना। सो दैट इज़ योर होमवर्क। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द केस स्टडी ऑफ मैक्सिको, ठीक। सिंस इट्स इंडिपेंडेंट इन 1930 मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, ठीक है ना। अपनी इंडिपेंडेंस होने के बाद 1930 में मैक्सिको में इलेक्शन होते थे हर 6 साल बाद, है ना, अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर मिलिट्री रूल और द डिक्टेटर रूल, बट until 2000 all election was won by a party called PRI, है ना, Institutionally Revolutionary Party. Opposition party did contest the election but never win the election. The PRI used many dirty tricks to win the election. All those who employed in government offices had to attend its party meeting. Teachers of government school forced the parents to vote PRI. Media ignored the activity of opposition party and except to criticize them. Sometimes the polling booth was shifted from one place to another place in the last minute, है ना, which made it difficult to the people to cast their vote. The PRI spent a large amount of money in the campaign for its candidate, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया, यहाँ पर मैं चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को। जो कंट्री थी, पहली बात तो 1930 में इंडिपेंडेंस हुई थी मैक्सिको, ठीक है। हर 6 साल बाद उसके प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते थे, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं था कि मिलिट्री रूल या मिलिट्री शासन या डिक्टेटरशिप आया हो कंट्री में। उसके बाद 2000 तक सभी इलेक्शन PRI जी ने जीती, है ना, जिसको इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी कहा जाता था। 2000 तक सभी इलेक्शन वही जीतती आई थी। जो ऑपोजिशन पार्टी होती थी, है ना, इलेक्शन में कैंडिडेट अपना खड़ा करती थी लेकिन कभी इलेक्शन ऑपोजिट पार्टी नहीं जीतती थी, है ना। PRI काफ़ी सारी डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी इलेक्शंस को जीतने के लिए, है ना। जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे, है ना, वो उसकी पार्टी मीटिंग, जो भी पार्टी मीटिंग हुआ करती थी PRI द्वारा, उसको अटेंड किया करते थे, ठीक है। जो टीचर होते थे गवर्नमेंट स्कूल के, उनको फोर्स किया जाता था कि वो पेरेंट्स को बताएं या पेरेंट्स को कहें कि PRI को ही उन्हें वोट देना है, ठीक है। जो मीडिया थी उनकी PRI की सभी एक्टिविटी को इग्नोर कर देती थी, ठीक है। किसी एक्टिविटी को उनकी क्रिटिसाइज़ नहीं किया करती थी, है ना। जैसे कि पता ही है आपको, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, है ना, ये सारी एक्टिविटीज़ इलेक्शन को जीतने के लिए की गई हैं सारी, ठीक है। और जो सारी एक्टिविटीज़ हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स में है, ठीक है। तो मीडिया इग्नोर करती थी इन एक्टिविटीज़ को, है ना, और अपोजिट पार्टी को क्रिटिसाइज़ करती थी, ठीक है। पोलिंग बूथ में भी मेल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, है ना, फ्रॉड हुआ करते थे। तो पोलिंग बूथ में क्या किया जाता था, लास्ट टाइम पर बिना बताए हुए किसी को लास्ट मिनट पर जो जगह हुआ करती थी पोलिंग बूथ की, वो चेंज कर देते थे PRI पार्टी के मेंबर्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट रन कर रहे थे बेसिकली उस समय, है ना, विच मेड डिफ़िकल्ट टू द पीपल। और इसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी अपने वोट देने में, ठीक है। अगर कोई चाहता था कि PRI को वोट ना दे, है ना, तो भी वो नहीं दे, तो भी वो ऐसा नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि उसे पता ही नहीं होता था लास्ट टाइम में जो बूथ है, पोलिंग बूथ है, उसकी जगह चेंज कर दी गई, है ना। PRI बहुत सारा मनी, है ना, कैंपेन में अपने कैंडिडेट पर यूज़ करती थी, है ना, ताकि वो अपनी डर्टी ट्रिक्स यूज़ करके इलेक्शन को जीत पाए, है ना। नाउ यू नीड टू for the student, this is a part of homework. You need to check this incident along with the feature of democracy and find out which aspect of democracy are violated, ठीक है ना। तो आपको ये पूरा केस स्टडी जो मैंने बताया है मैक्सिको का,
वो आपको पढ़ना है ना, और ये बताना है, उसको कंपेयर करना है इस पूरे इंसिडेंट को फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ। तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिको में ये जो सारी पॉलिसीज़ और जो ये सारे इंसिडेंट हो रहे थे, क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री के हैं या नहीं हैं, जो कि ऑफकोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेक्ट आपको कंपेयर करने हैं फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ, और बताने हैं कि कौन कौन से एक्सपेक्ट्स हैं डेमोक्रेसी के जो यहाँ पर टूट रहे हैं, यानी वायलेटेड हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस ऑफ सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया एंड फिजी। सो सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया एंड फिजी। सो जो एस्टोनिया है वो एक यूरोपियन कंट्री है, और फिजी बेसिकली एक आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है। और सऊदी अरेबिया के बारे में आप लोगों ने शायद सुना ही होगा पहले भी, है ना। तो यहाँ पे ऑयल के बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दीज कंट्रीज। Saudi Arabia women do not have the right to vote. Estonia made its citizenship rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. In Fiji, the electoral system such that the vote of an indigenous Fiji has मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ द इंडियन फिजियन। ठीक है, तो ये 3 केसेस हैं 3 कंट्रीज़ के, जहाँ पर हम लोग उन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे जो पार्ट डेमोक्रेटिक कंट्री की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फीचर में नहीं आते। पहली बात सऊदी अरेबिया की हम करेंगे। यहाँ पर वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट, जैसे कि हमने पढ़ा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अकॉर्डिंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री every person who have the acquire a age of 18 have the right to vote। ठीक है ना, लेकिन वुमेन को वोटिंग का कोई अधिकार नहीं था सऊदी अरेबिया में। ठीक है, दूसरा एस्टोनिया की बात करेंगे, यूरोपियन कंट्री की, है ना। मेड इट सिटीजनशिप रूल, तो इन्होंने एक ऐसा अपना सिटीजनशिप रूल बनाया, ठीक है, तो जिसमें जो रशियन माइनॉरिटी के लोग थे, है ना, उनको वोट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। तो जो मेजॉरिटी थी वही एडवांटेज ले रही थी वो इन डेमोक्रेसी, बट डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इज किसी भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के पास कोई अधिकार नहीं है एडवांटेज लेने का। डेमोक्रेसी इज़ इक्वल फॉर ऑल, है ना, सभी के लिए बराबर अधिकार देती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। अब केस देखते हैं फिजी का, है ना। द इलेक्ट्रल सिस्टम सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ द इंडियन फिजी। सो बेसिकली जो इंडिजीनियस फिजी थे, मतलब पर्टिकुलरली वो फिजी, वो पर्टिकुलर उसी आइलैंड पे रहने वाले नेटिव लोग, मतलब कि उनके जो फोर फादर थे वो उसी पर्टिकुलर जगह के निवासी थे, ना। तो वो तो इंडिजीनियस फिजी जो पर्टिकुलर उस जगह के नेटिव लोग थे ना, नेटिव प्लेस के लोग थे, है ना। तो दैट इज़ द इंडिजीनियस फिजी। एंड इंडियन फिजी का मतलब ये है कि भारतीय लोग, है ना, जो फिजी में आके रहने लगे तो वो इंडियन फिजी थे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ये था कि जो इंडिजीनियस फिजी थे उनकी जो वोट की वैल्यू थी इंडियन फिजियन से ज़्यादा, क्या कहते हैं, ज़्यादा थी, है ना। तो द वैल्यू ऑफ इंडिजीनियस फिजी, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर देन दैट ऑफ द इंडियन फिजियन, है ना। तो दैट आर क्लियरली द वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो you need to check this incident along with the feature of democracy and find out which aspect is violated. That is the homework for the student. Let's move to our next case study of Zimbabwe. So Zimbabwe attained independence from white minority in 1980. Since then the government has been ruled by ZANU-PF. The party led the freedom struggle. The leader of that party is Robert Mugabe, and has been ruling the country since independence. Election has been held regularly, but always won by the ZANU party, ZANU-PF. President is popular, but use unfair practice in election. And he changed the constitution and increased the power of president and make him less accountable also. Opposition party worker harassed and disrupted
There is a law that limit the right to criticize the president. TV and radio were controlled by government and give only ruling party version. Next one, there are independent newspaper, but the government harasses those journalists who go against this. Next point, the government has ignored some court judgment and went against it and has pressurized judges. So let's just see the case study of जिम्बाब्वे. तो जिम्बाब्वे को वाइट माइनॉरिटी से जो इंडिपेंडेंस मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी, वो 1980 यानी 1980 में मिली थी, है ना. क्योंकि कंट्री को फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा लीड किया था, जो सबसे ज़्यादा आगे थी, है ना, वही पार्टी आगे चल के कंट्री को भी रूल करने वाली थी, जिसका नाम ZANU-PF यानी कि ZANU-PF था, है ना. इसके जो लीडर थे वो रॉबर्ट मुगाबे थे, ठीक है ना. और वही इंडिपेंडेंट के बाद से कंट्री को रूल कर रहे थे, ठीक है. उसी के एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए थे, ठीक है. अगला, इलेक्शन जो होते थे जिम्बाब्वे में वो रेगुलर होते थे, लेकिन ZANU-PF नाम की पार्टी ही हमेशा जीतती थी, है ना. प्रेसिडेंट बहुत पॉपुलर थे, लेकिन वो गलत तरीके यूज़ करते थे, है ना. दे ऑलवेज यूज़ द अनफेयर प्रैक्टिसेस टू विन द इलेक्शन, ठीक है. जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको चेंज किया, ठीक है, और अब प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज़ किया, है ना, जिसकी वजह से जो प्रेसिडेंट थे वो कम आंसरेबल थे अब लोगों के लिए, है ना. ही मेक द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट लेस अकाउंटेबल, है ना. मतलब अब उसको ज़्यादा जवाबदेही नहीं देनी थी गवर्नमेंट के किसी भी कार्यभार के लिए. अगला, अपोजिशन पार्टी वर्कर हैरेस्ड एंड डिसरप्टेड. मतलब जो अपोजिट पार्टी के जो वर्कर हुआ करते थे उनको डराया जाता था, धमकाया जाता था, है ना, और उनसे कहा जाता था कि वो इलेक्शन में ठीक से पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है. तो इस प्रकार से चीज़ें हुआ करती थी. देयर इज़ अ लॉ दैट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट. और एक ऐसा नियम बनाया गया जिसमें आप क्या कहते हैं, जो प्रेसिडेंट है उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते उसके किसी भी काम के लिए, है ना. उसमें आप कोई दोष नहीं निकाल सकते उनके काम के लिए. टीवी और जो कंट्रोल थे वो ZANU-PF नाम की पार्टी पूरी कंट्रोल करती थी, यानी गवर्नमेंट पूरी कंट्रोल करती थी, ठीक है ना. और उसमें जो टीवी और जो रेडियो हुआ करते थे, यानी कि जो मीडिया हुआ करती थी, वो सिर्फ वन साइडेड स्टोरी दिखाती थी, है ना. गवर्नमेंट के को दिखाया करती थी कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो ठीक कर रही है ना. तो वन साइडेड स्टोरी दे ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू द रूलर पार्टी. उन्हीं का वर्जन ये लोग हमेशा दिखाया करते थे टीवी पे. अगला, और रेडियो पे और बाकी जो मास मीडिया है ना, उस पर भी. अगला है, देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट थे, लेकिन जो जर्नलिस्ट पार्टी के खिलाफ लिखते थे, है ना, रूलिंग पार्टी के खिलाफ लिखते थे, है ना, उनको हरेस किया जाता था, है ना, जो भी उसके अगेंस्ट आता था, ठीक है ना. उनको फोर्स किया जाता था दैट दे शुड नॉट राइट लाइक दिस, ठीक. गवर्नमेंट हमेशा कोर्ट के जजमेंट को इग्नोर किया करती थी और जजेस को प्रेशराइज किया करती थी कि वो गवर्नमेंट के फेवर में ही अपना डिसीजन दे, ठीक है. सो यू नीड टू चेक दीज इंसिडेंट along with the feature of democracy and find out which aspect of democracy are violated in the given case study of Zimbabwe. ठीक है. So let's move to our next topic. Some more case studies are also there. For example, Bhutan, the king declared that in future that he will be guided by the advice given to him by elected representative. In Sri Lanka, many Tamil workers migrated from India and were not given the right to vote. Nepal, king imposed a ban on the political gathering and demonstration and rallies. So we have seen these three cases also of Bhutan, Sri Lanka and Nepal. और इन सभी केसेस में आप लोग देख रहे हैं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक फीचर हैं वो टूट रहे हैं, है ना, वायलेटेड हो रहे हैं. जैसे ये भूटान वाला केस था, है ना, इसमें किंग ट्राई टू कंट्रोल द डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना, किंग ट्राई टू कंट्रोल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना. नेक्स्ट, इन दैट केस ऑफ श्रीलंका, द तमिल वर्कर्स माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया वर नॉट गिवन द राइट टू वोट, है ना. तो ये भी एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या है डेमोक्रेसी की. मीन्स का डेमोक्रेसी के फीचर यहाँ फॉलो नहीं हो रहे हैं, है ना. एक केस है यहाँ पर नेपाल का, है ना, जिसमें किंग इम्पोज द बैन ऑन द पॉलिटिकल गैदरिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन एंड रैलीज, जिसमें जो नेपाल के किंग हैं
उन्होंने बैन लगा दिया कि किसी प्रकार की पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं हो सकती, डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, रैलीज नहीं निकाली जा सकती, है ना। तो ये सब डेमोक्रेसी के जो केसेस हैं वो सब वायलेट हो रहे हैं। एंड यू नीड टू ट्राई टू फाइंड आउट ऑन विच एक्सपेक्ट आर वायलेटेड इन डेमोक्रेसी एंड विच आर प्रिजर्व्ड, है ना। तो इन सब में ये देखना है आपको कि कौन कौन से ऐसे पहलू हैं डेमोक्रेसी के, है ना, जिसमें रूल्स वायलेटेड हो रहे हैं डेमोक्रेसी के, और कहाँ कहाँ डेमोक्रेसी के जो रूल्स हैं वो प्रिजर्व्ड हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है इन तीनों केस स्टडीज़ के लिए। ठीक है, अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ क्राइटेरिया बता रहा हूँ जिन क्राइटेरिया के बेस पे आप लोगों को ये सारी केस स्टडी को कंपेयर करना है ना। बहुत इजी हो जाएगा आपको कंपैरिजन करने के लिए। जैसे कि मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर। ठीक है, देखिए अगर डेमोक्रेसी है तो जो मेजर डिसीजन है वो किसके द्वारा लिए होने चाहिए, इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा, है ना, द वन हु इज चूजन बाय द पीपल, है ना। 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, है ना। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के हिसाब से हर पर्सन के पास, हर पर्सन को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए और उसकी वोट की वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए, है ना। रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, है ना, हमें सारे अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर द राइट, है ना। रूल्स ऑफ लॉ, है ना, सभी हमें जो अधिकार हैं उन सारे अधिकारों को मानना चाहिए, ये भी एक रूल है अपने आप में। ठीक है ना। फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन, फ्री और फेयर मतलब कि इलेक्शन कंपटीशन है उसमें कोई भी पार्टी फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकती है ना, जो भी अनलेस रूल हैं उनको फॉलो करके, है ना। और दूसरा ये है कि जो इलेक्शंस हैं वो फेयर होने चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए उसमें, है ना, कुछ मेल प्रैक्टिसेस नहीं होने चाहिए। बूटिंग जो लास्ट टाइम जैसे कि अभी हमने देखा था, किसी केस में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बूथ कैप्चरिंग होती थी, जो बूथ होते थे वो लास्ट टाइम पर चेंज हो जाता था, तो जो कैंडिडेट होते थे वो वोट नहीं दे पाते थे। तो इस प्रकार की जो मेल प्रैक्टिसेस हैं, है ना, वो सारी डेमोक्रेसी में फॉलो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स यू नीड टू फाइंड आउट विच एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी आर वायलेटेड, है ना, एंड विच आर प्रिजर्व्ड इन ऑल द case study that we have studied in this video, है ना। next topic that we need to study the broader meaning of democracy. In this chapter we understand the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. We have understood democracy is a form of government. हमें ये समझ में आया है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की फॉर्म है. The most common form that democracy take in time is that of the representative democracy. In the countries we call democracy, all the people do not rule. A majority is allowed to take decision on behalf of all the people. Even majority does not rule directly. In democracy, majority of people rule through their elected representative. And why? Modern democracies involve such a large number of people that is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. Even if they could, the citizen does not have time, the desire or the skill to take part in all the decision. ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर कि डेमोक्रेसी में क्वेश्चन ये था हमारा कि इन डेमोक्रेसी मेजॉरिटी ऑफ पीपल, है ना, रूल थ्रू द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है. अब यहाँ पर मान के चलिए कोई कंट्री है, उसमें मेजॉरिटी है किसी एक प्रकार के लोगों की, है ना, और वो वोट देते हैं, है ना, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं. ठीक है, तो उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना, वही क्या कहते हैं रूल करेंगे डेमोक्रेसी में. तो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है ना, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ, जिसमें काफ़ी सारे लोग, है ना, फिजिकली एक साथ, देखिए अब यहाँ पर हमारे कंट्री के सभी लोग एक साथ बैठ के किसी डिसीजन को साथ में नहीं ले सकते, है ना. अगर वो डिसीजन एक साथ में ले भी लिया जाए तो सबको इतनी डिज़ायर नहीं होती, या सबको सबके पास इतना क्या कहते हैं स्किल नहीं होता, है ना, कि वो उस डिसीज़न का पार्ट बन पाए. इसीलिए हम कुछ अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं और वो पूरी कंट्री के बिहाफ पर उस डिसीज़न को पूरी कंट्री के सिटीजन्स के लिए लेते हैं, जो हमारे लिए अच्छे होते हैं ना. तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज़ हाउ अ डेमोक्रेसी वर्क, है ना, जिसमें क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है ना, वो रूल करती है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू. ठीक है, क्योंकि सभी लोग साथ में बैठ के एक साथ डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, है ना, और हर किसी में इतना स्किल भी नहीं होता कि वो डिसीजन मेकिंग ले पाए. ठीक है,
तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए वो काम करते हैं, है ना, वो डिसीजन लेते हैं हमारे लिए, है ना। सो नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज एम ऑफ गुड डेमोक्रेसी। व्हाट इज द एम ऑफ गुड डेमोक्रेसी? एक अच्छी डेमोक्रेसी का क्या एम होना चाहिए? टू डेमोक्रेसी विल वर्क टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड, है ना। अब एक अच्छी डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होनी चाहिए जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने बेड पर भूखा ना सोए, यानी कि इनफ एम्प्लॉयमेंट शुड बी देयर, है ना। पूरी तरीके से एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए हर व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति को भूखा ना सोना पड़े, यानी कि पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, है ना। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग, है ना। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एंड सिंगल राइट टू वोट, एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। अब एक डेमोक्रेसी में हर सिटीज़न को इक्वल रोल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। अब इक्वल रोल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, वो इक्वल रोल सिर्फ वोट करने से नहीं होना चाहिए, है ना। इसका ये मतलब है कि हमारा जो हर सिटीजन है, हर नागरिक है हमारे देश का, है ना, उसके पास बराबर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इक्वल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। बेसिक एजुकेशन भी आपके पास बराबर होनी चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए बराबर, और ये सारी चीज़ें जब बराबर होंगी तो इक्वालिटी होगी हमारे देश में, और वही एक गुड डेमोक्रेसी का एम है, दैट एवरीबडी शुड बी equal in the society, have the equal resource, have the equal education and have the equal resources, है ना। in that after that we can say that, है ना, everybody in the democracy play able to play equal role in decision making. Let me tell you the topics that we have covered in this video and in the previous video also are: what is democracy, why we need democracy, है ना, the feature of democracy, the merits and demerits of democracy, difference between democratic and non-democratic form of government, है ना, what is direct democracy and what are indirect democracy, है ना। तो that is the homework of all the students, है ना। you need to just note down the questions, and तो मैं अभी डिक्टेट कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन, और आपको वही क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं और इसके एक आंसर आप लोगों को देने हैं, है ना। तो वेयर डिड द वर्ड डेमोक्रेसी ओरिजिनेट? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप पॉज करके आराम से एक एक क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, इट्स मीनिंग एंड इट्स डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन you need to find out the answer is the merit and the demerit of democracy. Next one is difference between the democratic and non-democratic form of government. Next question is what is the difference between the direct and indirect democracy. The next question is we have already discussed the case study about the different nation, that is the case of the Pakistan,